डियर स्टूडेंट्स, दासी कहानी के भाग 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने भाग 4 में आपको बतलाया था कि जो 5वां भाग होगा उसमें मैं कहानी के सारांश एवं अन्य कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा। तो जिन्होंने 4 भाग अभी तक नहीं सुने हैं, अगर वे 5वें भाग में आकर के इस कहानी का सारांश और क्वेश्चन सुन लेते हैं, अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में, तो बहुत कुछ उनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पहले सारांश जल्दी से इस कहानी का सारांश ख़त्म करेंगे, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत में ही बलराज अपने ही हाथों से अपने जीवन का अंत कर लेने के लिए उतारू है। छुरा फूंक करके मरना चाहता, अपनी आत्महत्या करने जाता है। उसी समय फिरोजा आकर के उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आत्महत्या करने से रोकती है। फिरोजा एक दासी रहती है और हम जानते हैं इस कहानी का नामकरण दासी इसी नाम को लेकर के हुआ है। वह बलराज को समझाती है कि तुर्क से युद्ध करते हुए अगर तुम शहीद हो जाते तो बहुत अच्छा होता, मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उसका सम्मान करती, परंतु यदि तुम आत्महत्या कर ले रहे हो तो ये तो बचपना वाली बात तुम कर रहे हो। बलराज के जो है इस कार्य व्यवहार पर उसे बड़ा ही अजीब सा लगता है, इसलिए बलराज उसके कहने पर छुरा फेंक देता है, लेकिन बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मैं किसी तरफ नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान को छोड़ करके आया हूं। कुछ मेरे लिए आशा तो अब बची नहीं रही है। तो भी फिरोजा बलराज से पूछती है कि तुम क्यों और किसके लिए मर जाना चाहते हो। तब बलराज कहता है कि वह भी मेरी तरह कंगाल है, यानी वह हीरा के बारे में बात करता है कि मैंने जो सोचा था कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा उससे ब्याह करूंगा। तब फिरोजा उसको कहती है कि तुम उससे मरने की बजाय जा कर के मिलो, अपनी बात कहो, और इस तरह वह रूठ जाती है उससे। फिरोजा की ये बातें सुन करके उसके भोलेपन पर बलराज विचार करता है और वह बोलता है कि तुम युद्ध में गुलाम बनी, दासी होने पर भी तुम्हारे जीवन में इतनी खुशी है, तो भी फिरोजा तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कहती है कि अहमद ने, यानी फिरोजा के प्रेमी ने 1000 सिक्के भेज करके उसे छुड़ाने का वायदा किया है, और यह सिक्के वह राजा साहब को दे देगा और इससे राजा साहब उसे छोड़ देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात इस कहानी में वो कहती है, जो लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई है उस पंक्ति को आप यहाँ पर भी आप चाहें तो इस लाइन को ध्यान रख सकते हैं। जो उसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है कि गुलाम हो गई हूँ तो मैं कोई रोने वाली बात नहीं है, आज जो गुलाम है कल सुल्तान हो सकता है, आज जो गुलाम है कल सुल्तान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहती है अगर जितना हंस सकती हूँ हंसूँ, रोने में अपना समय क्यों बर्बाद करूँ। बलराज कहता है कि तुमने मुझे मरने से रोक करके ठीक काम नहीं किया है, हमारी और तुम्हारी धार्मिक भावनाएं अलग हैं, मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो, ऐसा कहने को उसका मतलब है। लेकिन फिर भी बलराज से फिरोजा कहती है कि हिंदुस्तान जाओ, वहाँ जा कर के तुमको जैसा भी जीवन जीना पड़े, तुमको अगर झोपड़ी में जीने की ज़िंदगी मिलती है तो जा कर के अपनी प्रेमिका यानी हीरा के संग जीवन बिताओ, वहाँ तुम शांति से रहोगे। और वह कहती भी है कि मेरे पास राजा के दिए 5 दिरहम है, यानी राजा तिलक के, इसको लेते जाओ और जा कर के उसको भेंट कर देना, यानी उसकी प्रेमिका हीरा को दे देना। और इस तरह वह मुद्राएं दे करके चली जाती है।
यहाँ जो लिखा है फिरोजा झाड़ियों में चली जाती है, इसका मतलब है कि वो काम काज करने वाली है, खेती बाड़ी का काम करे तुर्किस्तान में, ऐसा है। फिर उसके जाते ही राजा साहब आ जाते हैं और वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और ये बातें सुन कर के मेरा मन विचलित हो गया है। मैं तुमको सलाह देता हूँ कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ। और राजा साहब बताते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में चुप रहना ही अच्छी बात होती है। और अपने बारे में राजा साहब बताने लगते हैं कि वे भी हिंदुस्तान के एक कंगाल थे, लेकिन साधारण स्थिति से आज सुल्तान के सलाहकार बन करके बैठ गए हैं। सुल्तान के दरबार में आकर के उनको बनावटी, गंभीर, विलासितापूर्ण, छल कपट का जीवन जीना पड़ रहा है। और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जिससे पता चलता है कि उनकी छाती में भी हृदय है। लेकिन आज वे कहते हैं कि उनके स्वभाव की धारा बदल गई है। राजा साहब बलराज को दूसरे विद्रोही गुलाम के साथ जाने के लिए कहते हुए बलराज के हाथ में एक थैली रख देते हैं और बलराज चुपचाप वहाँ चला जाता है। राजा तिलक के बारे में बताया गया है, परिचय दिया गया है कि वह हिंदू कर्मचारी था जो प्रतिष्ठा अपनी बनाए रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासन काल में भी उपेक्षित नहीं था, जब मसूद का शासन काल था। लेकिन आज बलराज इन सब बातों से विचलित हो गया है। उसने फिरोजा को बुला करके पूछा कि तुम बिना डरे बताओ कि क्या तुम मोहम्मद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के भेज सकता हूँ। जिसे सुन करके फिरोजा को भी आश्चर्य होता है। राजा तिलक बताते हैं कि तुम्हारा जो प्रेमी फिरोज है वह पंजाब का स्वतंत्र शासक बनना चाहता है, इसलिए वह मारकाट शुरू कर दिया है। अगर वह तुम्हारी बात समझ लेता है तो मैं उसे मालगुजारी का अधिकार दिला दूंगा। फिरोजा को इस कामों के लिए वह राजा साहब हिंदुस्तान भेज देते हैं। फिरोजा बलराज के साथ हिंदुस्तान चली आती है और उसके आने से पहले वहीं तुर्किस्तान में ही राजा साहब कहते हैं कि फिरोजा काफ़ी दिन हो गया है, तुम कोई गीत नहीं सुनाई, कोई गीत सुना दो। तो फिरोजा जो गीत गाती है उस गीत में उसका खुद का अपना भाव और हीरा का भाव रहता है, दोनों का भाव लेकर वह अपने गीत को गाती है। तो इस तरह ये कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि बलराज हिंदुस्तान आ जाता है, मंदिर के खंभों से धक्के खाते हुए घूमता रहता है। वह काशी आता है सबसे पहले, काशी के इस मंदिर के पास रहता है। वहाँ गर्भगृह के जो पहलवान लोग खड़े थे उनके रूप रंग का, मंदिर के प्राचीर यानी भीतरी दीवार का, ये सब का वर्णन है। तो इसके बाद बलराज तो प्रार्थना नहीं करना चाहता क्योंकि वह इतने सालों में एक तरह से नास्तिक हो गया है, लेकिन फिर भी उसका मन जो है उसे झुका ही देता है। और तभी प्रार्थना करने के बाद जब वह सिर उठाता है तो देखता है कि कोई खिसक रहा है उसके पास से, और स्वर, संदिग्ध स्वर में, कि जैसे किसी को हम पहचानते नहीं है लेकिन अनुमान लगा करके बुलाते हैं, ऐसा वह बुलाता है और उसको आलिंगन करना चाहता है। लेकिन वह हीरावती रहती है, उसको छोड़ करके दूर हट जाती है और कहती है कि हट जाओ, मैं अब कलंकित हो गई हूँ, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। और पूरी अपनी जीवन गाथा बताती है कि कैसे वह काशी के एक महाजन के हाथ बिक गई है और उस महाजन ने 500 रुपये में उसको ख़रीदा है। वह उसने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि उसका मालिक जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार करे, घृणित से घृणित, गंदा से गंदा अगर उसके साथ काम करवाना चाहे तो उसको करना पड़ेगा, और आजीवन वह उसकी दास्ता स्वीकार करेगी, ऐसा उसने स्वीकार किया है। इसलिए वो कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। और बलराज उसकी बातों से उदास होकर के वहाँ से धक्के खाते खाते
निराश हो करके फिर जो है आ जाता है फिरोजा के पास। फिरोजा से कहता है, फिरोजा के बारे में सोचता है कि फिरोजा ने व्यर्थ ही उसको आशा दी, उसका कोई जो है कार्य पूरा नहीं हुआ। इसी चक्कर में वह बहुत उदास हताश हो जाता है। उदास और हताश की अपनी इस अवस्था में कुंठाग्रस्त होकर के वह इधर उधर घूमता रहता है। और तभी वह रास्ते में चलता रहता है तो सुल्तान नियाल्तगीन के सिपाही उससे रास्ता पूछते हैं। और रास्ता पूछने के क्रम में जब वह कहता है कि वह कुछ नहीं जानता है, क्यों बनारस जाने का रास्ता क्यों जानना चाहते हो, इस तरह वह तर्क वितर्क करने लगता है तो सिपाही गुस्सा हो जाते हैं। अंत में वह नियाल्तगीन को पहचान लेता है और फिर नियाल्तगीन के साथ जो है वह बाजार में प्रवेश करता है और नगर देखता है तो देखता है फिरोजा बनारसी के जरी कपड़े लेने के लिए दुकान पर जाती है। फिरोजा के बारे में नियाल्तगीन जो है सुन करके रखता है, क्योंकि फिरोजा जो है नियाल्तगीन के पास फिर चली आई रहती है। तो वहाँ बनारस की गलियों में सामान ये सब खरीदते रहते हैं। वहीं पर जो है दुकानदार से फिरोजा की झड़प हो जाती। उस झड़प के कारण ही तुर्क सैनिक और हिंदू सैनिक आपस में तलवार खींच करके खड़े हो जाते हैं। फिर इराकी सूझबूझ से और नियाल्तगीन की सूझबूझ से जो है वह लड़ाई टाल दी जाती है। और फिर इरा से जो है फिरोजा पूछती है कि तुम बलराज से प्रेम करती हो, तो इरा कहती है मैं दासी हूँ, मैंने आप लोगों के प्राण बचाए हैं लेकिन मैं हृदय नहीं बचा सकी हूँ। तो इस तरह से भी जो है इस कहानी की लाइनिंग है इम्पोर्टेंट। और फिर रावी नदी के किनारे का दृश्य रहता है कि नियाल्तगीन के कक्ष में, महल के कक्ष में शयन कक्ष की सज्जा का भार, सेज सजाने का भार जो है फिरोजा का रहता है, लेकिन वह थक करके सो जाती, थक जाती है और इरावती को अपना जिम्मा कार्य का भार दे देती है। इरावती जो है वहीं पर सेज सजा करके नियाल्तगीन की खुद सो जाती है। और जब अहमद आता है तो इरावती के रूप को देखता है और उस रूप को देख करके उसका होश हवास खो देता है। वह बिगड़, उसका मन कुत्सित हो जाता है, उसके मन में पशुता नाच उठती है, जैसा कि प्रसाद जी ने कहा है। यानी जो उसका पशु रूप है वो सामने आ जाता है। वह उसके साथ दुष्कृत्य करना चाहता है, लेकिन तुरंत फिरोजा आ जाती है और उसको डांट लगाती है। तो इस डांट के कारण जो है वह वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद उसकी जो कोमल वृत्तियाँ वो पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। वह फिर से पंजाब का शासक बनने की चाहत लेकर के जीने लगता है। इधर बलराज जाट लोगों की सेनाओं को मिला करके तैयारी करता है और पूरी तरह से वह गजनी के हाथों से पंजाब छुड़ाना चाहता है। फिरोजा और इरावती दोनों घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे जड़ पर लेटी रहती हैं। तभी उन जाटों का दल आता है और जिसे देखकर जिसका नेता बलराज रहता है, बलराज और फिरोजा को उनकी सुरक्षा का वादा करता है। उसी समय फिर अहमद आ जाता है। फिरोजा और इरावती को देख करके दोनों को पकड़ने की बात करता है, क्योंकि दोनों के प्रति उसके मन में क्रूर भावना आ गई रहती है। और इसी दौरान बलराज और अहमद के बीच घोर युद्ध होता है। इस युद्ध के समय ही तुर्कों की सेना राजा तिलक के साथ आ जाती है, लेकिन जब तक राजा आते हैं युद्ध रोकने की चेष्टा करते हैं, तब तक बलराज का भाला अहमद की छाती चीर देता है। बलराज भी घायल हो जाता है। फिरोजा अहमद से सच्चा प्रेम करती थी, इसलिए उसके कुकृत्य को क्षमा करके उसके सिर को रख करके
गोद में ले लेती है और सदा के लिए अहमद उसकी गोद में ही सो जाता है। इसके बाद हीरा और बलराज उस चिनाब प्रांत की राजा रानी बन जाते हैं, उसका शासन संभालते हैं। और जो फिरोजा है वह आजीवन उस समाधि के नीचे, अहमद की समाधि के नीचे अपना ज़िंदगी काट देती है, उस समाधि की सेवा करती है। इस तरह से ये दोनों जो दासियां हैं, दोनों दासी की कहानियों पर आधारित यह कहानी है, जिसमें तत्कालीन परिस्थिति, समाज के लोगों की मनोदशा आदि का चित्रण हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कहानी का सारांश हुआ। तो आप इसी तरह अपनी भाषा में कहानी का सारांश लिखने की चेष्टा करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, दासी कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है, अथवा दासी कहानी के माध्यम से कहानीकार कौन सा संदेश देना चाहता है, या दासी कहानी के माध्यम से कहानीकार ने तत्कालीन समाज की किस समस्या को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, इस तरह के। तो आप इसमें भी कहानी का सारांश लिखने की ज़रूरत नहीं, मुख्य बात को लिखते हुए आप समाज की मनोदशा दिखा सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको मैं स्क्रीन पे इन क्वेश्चंस के आंसर भी दिखाते चल रहा हूँ, कुछ देर के लिए आप इसको देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, कहानीकार का क्या उद्देश्य है, आपकी स्क्रीन पर ये आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद लिख करके अगर आप इसको पढ़ने की चेष्टा करिएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मोबाइल से सभी चीज़ पढ़ना संभव नहीं होता है। दूसरा है, दासी कहानी के शीर्षक के औचित्य, यानी शीर्षक इसका सही है या नहीं, इस पे क्वेश्चन बनता है, आप देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा, जैसा कि यहाँ दिया, दासी कहानी के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी की भाषागत विशेषताओं को लिखिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, आप लोगों के लेवल का नहीं है। तो मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ आऊँ। कहानी के अंत में बलराज, इरावती और फिरोजा के साथ कौन सी घटना होती है, कहानी के अंत में कौन सी ऐसी घटना होती है जिसके द्वारा राजा तिलक अपनी बहन से मिल जाते हैं, और कहानी की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, उसको लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है। इसके बाद दासी कहानी के आधार पर फिरोजा का चरित्र चित्रण कीजिए। किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है, उस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप इसमें चाहे हीरा का लिखें चाहे फिरोजा का लिखें, इस तरह के क्वेश्चन में आपको आपकी मर्जी चलती है, जिसमें बोलता है कि इस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है। और आपका छठा क्वेश्चन लाइनिंग क्वेश्चन टाइप का बनता है, जैसे मैंने इम्पोर्टेंट लाइन आपको अंडरलाइन करवाई हैं। कहानी का जो चारों भाग देखेंगे वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो जाओ फिरोजा मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिससे मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो। तो इस तरह से इस कथन में राजा तिलक की साख की बात कर रहे हैं, उसकी मनोस्थिति कैसी है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। राजा तिलक कौन है, उसे किस बात का पछतावा है, अथवा राजा तिलक की मनोदशा कब अस्थिर हो जाती है, वह किससे और किस प्रकार बचने का उपाय बताता है, ये एक तरह का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आगे है। इसके बाद उसी तरह का लाइनिंग क्वेश्चन है, यदि एक बार उसे देख पाता पर यह होने का नहीं, निष्ठुर नियति उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी। इस कथन में किसे देखने की अभिलाषा व्यक्त की जा रही है और नियति ने वक्ता के साथ किस प्रकार की निष्ठुरता दिखाई है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। इसके बाद दासी कहानी में इरावती की भूमिका पर प्रकाश डालिए, या इस तरह का क्वेश्चन चरित्र चित्रण बन सकता है कि दासी कहानी में इरा के चरित्र चित्रण कीजिए।
इसी का आगे भाग है। इसके बाद आपको दिया गया है पात्रों के संयोजन की दृष्टि से दासी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो ये छोटा क्वेश्चन है, पात्रों के संयोजन की दृष्टि से। और पूरी कहानी की समीक्षा कैसे हम किसी भी कहानी की समीक्षा करते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग सा इसी कहानी की समीक्षा जो है का क्वेश्चन बनाया है, उसका आंसर भी मैंने लिखा है। मैं उसको अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा समीक्षा लेखन से। अगर आप उस पॉइंट को याद कर लेंगे तो आप किसी भी कहानी की समीक्षा लिख सकते हैं। वह क्वेश्चन 12.5 नंबर का बन सकता है। ठीक है, 12.5 नंबर के बड़े क्वेश्चंस में वो आ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।